नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कल हमने युद्ध की परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज मैं युद्धों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। युद्धों की प्रकृति और उनके प्रसार एवं उद्देश्यों की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया जाता है और इसी आधार पर युद्धों का वर्गीकरण भी किया गया है। कई तरह के युद्ध माने गए हैं और इसमें हम क्रमशः देखेंगे कि किस तरह से न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक युद्ध, पूर्ण अपूर्ण युद्ध, गृह युद्ध, इसी तरह से छापामार और समग्र युद्ध क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध किसे कहते हैं। मध्यकाल में धार्मिक आधारों पर युद्धों को न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण रूप में विभाजित किया जाता था। आजकल धर्म का प्रभाव हटने से न्यायपूर्ण युद्ध उन्हें कहा जाता है जो किसी देश की राजनीतिक स्वतंत्रता या प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा जाए। विस्तारवादी नीति से प्रेरित युद्ध अन्यायपूर्ण होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी का यह कहना था कि उसे जर्मन जनता के जीवन यापन के लिए अधिक स्थान चाहिए, अतः उसने पड़ोसी राज्यों के प्रदेश हड़पने शुरू कर दिए और युद्ध आरंभ किया। उसका यह युद्ध अन्यायपूर्ण था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक युद्ध की हम बात करें तो सार्वजनिक युद्ध वह होता है जिसमें दो प्रभुता संपन्न बड़े राज्य शस्त्र संघर्ष करते थे। व्यक्तिगत युद्ध बड़े जमींदारों अथवा सेनापतियों के बीच होता था। आजकल ऐसे युद्ध की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है। इस समय सभी युद्ध सार्वजनिक समझे जाते हैं और राज्यों के मध्य होते हैं। इसी तरह से पूर्ण एवं अपूर्ण युद्ध, जब दो राष्ट्रों के बीच पारस्परिक युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो वह पूर्ण युद्ध कहलाता है, और जब यह लड़ाई अथवा युद्ध व्यक्तियों अथवा स्थानों तक ही सीमित रहती है तो इसे अपूर्ण युद्ध के नाम से संबोधित किया जाता है। गृह युद्ध, जब एक ही राज्य के विभिन्न पक्ष युद्ध करते हैं तो वह गृह युद्ध कहलाता है। ओपेनहाइम ने यह कहा कि गृह युद्ध के अंतर्गत एक राज्य में दो परस्पर विरोधी पक्ष सत्ता प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का सहारा लेते हैं अथवा जनता का एक बड़ा भाग वैध सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करता है। उदाहरण के लिए स्पेन का गृह युद्ध वहाँ की गणतंत्र या गणराज्य सरकार के विरुद्ध जनरल फ्रांको तथा उसके समर्थक सेनापतियों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो गृह युद्ध, जब एक ही राज्य के विभिन्न पक्ष युद्ध करते हैं तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक युद्ध। औपचारिक युद्ध वह होता है जिसमें युद्ध की घोषणा विधिवत रूप से की जाती है, और इसके विपरीत बिना घोषणा के किया गया युद्ध अनौपचारिक कहलाता है। जापान ने 1933 में चीन के विरुद्ध बिना युद्ध घोषणा के तथा अन्य विधियों का पालन न करते हुए लड़ाई छेड़ी थी। 20 अक्टूबर 1962 को साम्यवादी चीन ने सितंबर 1965 तथा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने बिना घोषणा के भारत के साथ जो युद्ध किया था वो अनौपचारिक युद्ध में ही आएगा। फिर छापामार युद्ध किसे कहते हैं। जब दूसरा पक्ष प्रबल होता है तो एक राज्य छापामार युद्ध के तरीके अपनाता है। ओपेनहाइम ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि इस युद्ध के अंतर्गत लड़ाई शत्रु द्वारा अधिकृत प्रदेश में ऐसे सशस्त्र व्यक्ति समूहों द्वारा लड़ी जाती है जो किसी संगठित सेना का भाग नहीं होते। इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वे शत्रु के साथ खुलकर लड़ सकें, इसलिए इनके आक्रमण गुप्त रूप से चोरी छिपे शत्रु पर छापे मारने के रूप में होते हैं। प्राय ये हारी हुई सेना के अंश होते हैं और इनका उद्देश्य शत्रु को परेशान करना तथा उसकी संचार प्रणाली और मार्ग व्यवस्था को
छिन्न भिन्न करना होता है। यही कारण है कि इसे छापामार युद्ध कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में इन युद्धों को अवैध कहा जाता था। छापामार सेना कानूनी मान्यता नहीं रखती। पिछले 2 महायुद्धों ने इस धारणा को बदल दिया। 1949 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार 4 शर्तें पूरी करने पर इन सैनिकों को युद्धबंदी का सा व्यवहार पाने का अधिकार मिल जाता है। ये है, इनका नेतृत्व करता व्यक्ति इनके कार्यों का दायित्व ले। ये सैनिक ऐसा विशेष चिन्ह धारण करे ताकि इनको दूर से ही पहचान सके। वे खुले रूप में शस्त्र धारण करते हों और युद्ध के नियमों के अनुसार सैनिक कार्रवाइयाँ करें। फिर है समग्र युद्ध। प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे वे राज्यों की प्रतिद्वंदी सेनाओं में हुआ करते थे। उस युद्ध का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और यदि पड़ता भी था तो बहुत कम। मेगास्थनीज, जो सम्राट अलेक्जेंडर के आक्रमण काल में भारत आया था, उसने लिखा कि युद्ध के समय कृषक बिना किसी विघ्न के अपना कृषि संबंधी कार्य करते रहते थे, परंतु वर्तमान समय के युद्धों और प्राचीन काल के युद्धों में बड़ा अंतर हो गया है। आधुनिक समय में केवल 2 देशों की सेनाओं में ही युद्ध नहीं होता, बल्कि जनता भी युद्ध में भाग लेती है। इसलिए इस प्रकार के युद्ध को समग्र युद्ध कहा जाता है। युद्ध में विजय पाने के लिए समूची जनता का सहयोग लिया जाता है। अणु बमों, विषैली गैसों और प्रक्षेपण अस्त्रों के प्रयोग में कोई संकोच नहीं किया जाता। युद्ध में किसी प्रकार के नियम, नीति और विवेक की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। युद्ध के समय में सैनिक और असैनिक का भेद नहीं रहता। ओपनहाइम ने इसके 5 कारण बतलाए हैं। सैनिकों की संख्या में विलक्षण वृद्धि होना, युद्ध की प्रणाली का जटिल होना, हवाई युद्ध का आरंभ हो जाना, शत्रु पर आर्थिक प्रभाव डालना, युद्ध के समय में व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति पर राज्य का पूर्ण अधिकार समझा जाना। स्टार्क ने उचित ही कहा है कि आधुनिक समय में सब प्रकार के युद्ध संबंधी नियमों, संधियों आदि का ध्यान न करके किसी न किसी प्रकार शत्रु को जीत लेना ही आजकल युद्ध का उद्देश्य माना जाता है। युद्ध में इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार के युद्ध को संपूर्ण युद्ध कहा जाता है। युद्ध रहित शत्रुता, ये भी महत्वपूर्ण है कि युद्ध रहित शत्रुता हम किसे कहते हैं। पहले 2 राष्ट्रों के बीच में जो युद्ध होता था उसमें शस्त्रों का प्रयोग होता था, परंतु अब ऐसा देखा जाता है कि बिना युद्ध के भी शत्रुता का प्रदर्शन होता है। शत्रु देश के व्यक्तियों को शत्रु समझा जाता है। उदाहरण के लिए कोरिया युद्ध सन 1950-53 में हुआ था। पहले तो इस युद्ध में केवल उत्तरी और दक्षिणी कोरिया ने भाग लिया। इसके बाद दक्षिणी कोरिया की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरिया युद्ध में भाग लिया। स्टार्क ने यह कहा कि इस प्रकार के युद्ध को वास्तव में युद्ध की स्थिति नहीं कहा जा सकता। कोरिया के संघर्ष से पहले बिना युद्ध के शत्रुता की स्थिति 3 उदाहरणों में उत्पन्न हो चुकी थी। मंचूरिया पर जापान का अधिकार, चनकुफेंग में रूस जापानी संघर्ष, बाहरी व आंतरिक मंगोलिया में फौजी आक्रमण। तो कोरिया युद्ध के बाद ऐसी स्थिति स्वेज नहर के क्षेत्र पर अक्टूबर-नवंबर 1956 में इजरायली, फ्रेंच तथा ब्रिटिश फौजों के आक्रमण से उत्पन्न हुई थी। तो स्टार्क का कथन है कि युद्धेतर शत्रुता की स्थिति 3 कारणों से उत्पन्न होती हैं, और ये तीनों ही कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है, जैसे राज्य सन 1928 के कैलोग-ब्रियां समझौते की अवहेलना नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समझौते के अनुसार राज्यों ने युद्ध न करने की घोषणा की थी। दूसरा, संघर्ष में भाग लेने वाले राज्यों को इस बात से रोका जाए कि वे तटस्थता की घोषणा करें। और तीसरा, संघर्ष को व्यापक न बनाकर स्थानीय ही रखा जाए। तो स्टार्क ने युद्ध और युद्धेतर शत्रुता में भी भेद किया। उदाहरण के लिए 1962 में भारत और चीन तथा 1965 में भारत और पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष होने पर भी
इन देशों में किसी ने भी विरोधी राज्य से राजनयिक संबंध विच्छेद नहीं किया। राजनयिक संबंध विच्छेद होना युद्ध का प्रथम चिन्ह माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की 6 सितंबर 1965 की घोषणा कि हम भारत से युद्धरत हैं और पाकिस्तान द्वारा भारतीय जलपोतों के विरुद्ध कार्रवाई करना भी युद्ध अवस्था के प्रमाण नहीं माने जाते थे, क्योंकि प्रथम तो पाकिस्तान द्वारा युद्ध की विधिवत कोई घोषणा नहीं की गई थी। दूसरा, अयूब खान का 6 सितंबर का वक्तव्य मात्र भावात्मक राजनीतिक वक्तव्य था जिसे कोई वैधिक महत्व नहीं दिया गया था। और तीसरा, युद्धावस्था की कोई सूचना अन्य राज्यों को नहीं दी गई थी। अतः यह संदेहजनक है कि विधिक दृष्टि से 1962 के भारत चीन और 65 के भारत पाक संघर्ष को युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। वैदिक मत यह है कि ये युद्धोत्तर संघर्ष थे, युद्ध नहीं। इसके विपरीत 1971 के भारत पाक संघर्ष को युद्ध कहा जा सकता है। इस युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई अड्डों पर व्यापक बमबारी करने से प्रारंभ हुआ और अगले दिन पाकिस्तान के सरकारी गजट में भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी हुई थी। तो भारतीय नेताओं के संसद और उसके बाहर दिए गए अनेक वक्तव्यों से भी इस युद्धावस्था की पुष्टि होती है। दोनों देशों ने महासमुद्र में युद्धकारी अधिकारों का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध भी किया। इन अधिकारों के प्रयोग से भी युद्धावस्था प्रमाणित होती है। तो इस तरह से 1971 के भारत पाक संघर्ष को युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पष्ट घोषणा भी की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाक सशस्त्र संघर्ष को युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये वैदिक दृष्टि से ना तो स्पष्ट रूप से इनकी घोषणा की गई थी, इसलिए इनको युद्धोत्तर संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।